सबसे पहले सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और क्लास 10th A के सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, कृपया इस बात को सीरियसली लें और जो भी मटेरियल सभी अध्यापक बंधुओं के द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसको अच्छे से अवलोकन करें और आज के इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जहां पूरा विश्व त्रस्त है, भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं है। ऐसे कठिन समय में आपके शिक्षा को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार और विद्यालय प्रशासन और अध्यापकों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर से लिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। आज विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग अलग राष्ट्रों के सीमाओं में बंधे हुए हैं। अलग अलग राष्ट्र में रहने वाले जो लोगों की जनसंख्या है, वह अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को विश्व में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए, जब उस राष्ट्र के नागरिक ऐसा प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, राष्ट्रीयता का संचार होता है। यही है राष्ट्रवाद। भारत में अलग अलग राष्ट्रों के व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के लिए भारतवर्ष में आई। जैसे सबसे पहले पुर्तगाल देश के व्यापारी आए, हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, फ्रांस के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार करने के लिए आए और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के व्यापारियों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और वे व्यापार के लिए भारतवर्ष में आए। प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीति में दखल देना प्रारंभ की और धीरे धीरे भारत के राजाओं को पराजित करना शुरू किया। 1757 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। बंगाल उस समय हमारे देश का सबसे अधिक संपन्न प्रांत था। सबसे ज्यादा भू राजस्व यानी माल गुजारी बंगाल से प्राप्त होती थी। तो इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके और जब बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो उसे बहुत बड़ा एक भू राजस्व प्राप्त होने लगा और उसका वह अपने सैन्य के विकास में, व्यापार के विकास में लगाना शुरू किया। यहां तक तो अभी सीमित था और यह जो 1757 का प्लासी विजय था, यह अंग्रेजों का भारतवर्ष में पहला विजय था। लेकिन 1764 में भारत के 3 राजाओं
और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में भारत के 3 राजाओं के सम्मिलित सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। इसमें बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे, तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों राजाओं के संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया और यह भारत के लिए एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह बन गया कि 3 राजाओं की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। और इस प्रकार से 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गई। ऐसे करते करते अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अंग्रेजों ने भारतवर्ष को लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक गुलाम बनाकर रखा। फिर भी भारत की जनता अंग्रेजों की इस दासता के बंधन के नीचे ही तमाम कष्टों, मुसीबतों, परेशानियों को सहते हुए जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गई। भारतवर्ष में इस ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कुछ छिटपुट स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अपने सैन्य बल के प्रयोग के द्वारा परास्त कर दिया। 1857 की क्रांति हुई, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में यह क्रांति एक साथ प्रारंभ नहीं हुई। तमाम भारत के देशी राजाओं के द्वारा इस क्रांति को सहयोग नहीं मिला और इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता जो तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने सही ढंग से इसका नेतृत्व नहीं कर पाया। इस नाते 1857 की क्रांति भी जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों की पहली क्रांति थी, वो अभी असफल हो गई। इस क्रांति का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारतवर्ष से खदेड़ना, लेकिन फिर भी यह क्रांति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन कहीं न कहीं भारतवासियों के अंदर इस क्रांति के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो गया, यानी राष्ट्रवाद के बारे में लोग अब सोचना शुरू किए और इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध अब आवाजें उठने लगी। अपने विरुद्ध इस उठती हुई आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ओक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारत के लोगों को लेकर एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई और इस राजनीतिक दल का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई और गोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको हम जानते हैं, गोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता इन्होंने किया और उस समय मात्र 72 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिक से अधिक भारतवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया। लाखों के संख्या में लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय लोग जुड़ते चले गए और इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पार्टी की स्थापना इस उद्देश्य से किया था, अपने लिए उन्होंने एक सेफ्टी वाल का निर्माण किया था। जैसे सामान्य अर्थों में आप देखें तो कुकर, सभी बच्चों के घरों में कुकर आप देखते होंगे। कुकर के ऊपर हैंडल के नीचे
एक बोल्ट लगा होता है, वह कुकर का सेफ्टी वाल होता है, यानी कभी यदि कुकर का सीटी यदि फंस जाए तो वह सेफ्टी वाल लीक कर जाता है, जिससे कुकर ब्रस्ट होने से बच जाता है। इसी तरह से अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा कवच के रूप में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जो भारत के लोगों का एक राजनीतिक दल था। क्योंकि उनका सोच क्या था कि इस राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से भारत के लोगों की समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाया जाएगा, और हम अंग्रेजों का यह सोच था कि हम भारत के लोगों की समस्याओं को का निराकरण नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। इस नाते जनता के बीच में बदनामी किसकी होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की। और हम सुचारू रूप से बेरोक टोक के अपना जो शोषण रूपी साम्राज्य का हमने भारतवर्ष में निर्माण किया है उसको संचालित करते रहेंगे। लेकिन जल्दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के इच्छा के विरुद्ध, जितना अंग्रेजों ने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा लोग इसमें जुटते हुए भारतीय लोग चले गए। लाखों की संख्या में लोग इसमें जुड़ गए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज सशंकित हो गए, और इस नाते भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से भारतवर्ष के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल प्रांत के 2 भागों में बांट दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भारतवर्ष के हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो अंग्रेजों का यह सोच था यदि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य गढ़ हुआ करता था, तो इससे हिंदू मुसलमान अलग हो जाएंगे और भारतीयों की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों की इस चाल को समझ लिए। पूरे देश में बंगाल के विभाजन के इस फैसले का विरोध किया गया, बंग भंग आंदोलन चलाया गया पूरे देश में। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1911 में जब इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत यात्रा पर आए, तो उसी समय जॉर्ज पंचम को यह निर्णय लेना पड़ा कि बंगाल के विभाजन के फैसले को अब रद्द किया जाए, और उन्होंने 1911 में इस बंगाल के विभाजन के फैसले को रद्द कर दिया। और दूसरा उन्होंने निर्णय किया, दिल्ली में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए भव्य दरबार का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और यहीं पर एक और निर्णय लिया गया 1911 में ही, अब हमारे देश की राजधानी यानी अब भारत की यानी तत्कालीन ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनेगी। यानी 1911 तक हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी, और जॉर्ज पंचम ने 1911 में यह 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला फैसला बंगाल के विभाजन का फैसला रद्द किया गया, और दूसरा अब कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को अगली राजधानी बनाया जाएगा। 1912 में हमारे देश की राजधानी के रूप में दिल्ली स्थापित हुई, और तब से लेकर आज तक दिल्ली हमारे देश की राजधानी। आपको पिछले कक्षाओं में इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया गया होगा कि अब तक विश्व पटल पर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारा देश ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अधीन था। इस नाते प्रथम विश्व युद्ध में क्योंकि इंग्लैंड अलग खेमे में था, तो इस नाते प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के तरफ से भारत को भी सम्मिलित कर लिया गया। उस समय हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना
बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर व्याप्त हो गई थी और लोगों ने कहा भी कि हम प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने आह्वान भी किया कि इस प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता की राय और उसकी इच्छा जाने बगैर अंग्रेजों ने भारत को इस प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, ढकेल दिया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ पूरे देश में अंग्रेजों का विरोध किया गया। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतवासियों के सामने यह वादा किया कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से हम भारत को स्वराज प्रदान कर देंगे। लेकिन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पुनः एक बार अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। इतना ही नहीं, भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का क्रूर दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून उस समय हमारे देश में लागू कर दिया, जिसे रोलेट एक्ट कानून कहा गया। 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष में एक कानून लागू किया जिसे रोलेट एक्ट कानून कहा गया। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि अब किसी भी भारतीय को बिना उसका जुर्म बताए सीधे उसको कैद कर लिया जा सकता है। इस रोलेट एक्ट कानून के तहत बड़े संख्या में भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी जो इस कानून की विशेषता क्या थी, इस कानून को बिना वकील, इस रोलेट एक्ट कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। क्योंकि जिस भारतीय को इस रोलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता था वह अपने बचाव में न तो वकील रख सकता था, न तो कहीं न्यायालय में अपील कर सकता था, न तो कोई दलील दे सकता था। इस नाते भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। इसी रोलेट एक्ट कानून का विरोध कर रहे पंजाब क्षेत्र के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट कानून के तहत ही पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार करके वहां के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया था। तो अपने प्रांत के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू के गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा में हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बड़े बूढ़े, बच्चे इस जलियांवाला बाग में एकत्र हुए और उस समय पंजाब का सैनिक कमांडर था जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को जब इसकी सूचना मिली तो वह तुरंत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया और बाग को चारों तरफ से घेर लिया सिपाहियों के माध्यम से, और बिना किसी चेतावनी के उस अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हजारों के संख्या में भारतीय स्त्री, पुरुष, बड़े बूढ़े, बच्चे एकत्र हुए थे, उन पर गोली चलाने का जनरल ओडायर ने आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में हजारों भारतीय मारे गए और भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इस नृशंस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में हाहाकार मच गया, लेकिन अंग्रेज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में जनरल ओडायर का ट्रांसफर करके उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। उसे शेर की संज्ञा दी गई और कहा गया कि उसने जो किया है अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का निर्माण किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। पंजाब का ही एक नौजवान उधम सिंह लंदन जाकर उस हत्याकांड के दोषी प्रमुख आरोपी जनरल ओडायर को गोली मारकर वहां पर हत्या की, उधम सिंह। तो इस तरह से भारतवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और इस तरह से हजारों लाखों के संख्या में लोग इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए चले गए।